अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। उन सभी के लिए जिनसे पहली बार मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। आज हमारी पहली कक्षा है सी सैट अर्थात सामान्य ज्ञान पेपर द्वितीय, विच इज जीएस पेपर 2 यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा। इसमें होने वाले सी सैट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव किस्म के प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग मुद्दों पे। लेकिन हम चर्चा करेंगे खास तौर पे एक्सक्लूसिवली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, पठन बोध गम्यता की या गद्यांश की। इसी के लिए यहाँ 4 लेक्चर्स आपके लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसका पहला आज है। तो इसीलिए आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आज की इस कक्षा में। और ये हमारा पहला लेक्चर है सी सैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हो सकता है आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने पहले भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्लास हमारे साथ लिया हो या वीडियोस देखे हो, परंतु कुछ छात्र अवश्य ऐसे होंगे जो अब शुरू कर रहे होंगे अपनी सी सैट की जर्नी, जो पहली बार सी सैट की तैयारी शुरू कर रहे होंगे। और इसीलिए बहुत सारे उनके मन में प्रश्न उठते होंगे कि सी सैट बहुत कठिन है क्या, क्या इसको पास करना वाकई एक बहुत ही टेढ़ी खीर है, या थोड़ी सी प्रैक्टिस और अभ्यास के साथ आसानी से हम इसे पार कर सकते हैं। अधिकतर छात्रों का ये भी मानना है कि सी सैट में कहने को तो मैथ्स आती है, गणित आती है, आपकी रीजनिंग आती है, लेकिन बहुत से बच्चे मानते हैं कि सबसे ज्यादा मुश्किल प्रकार के क्वेश्चन यहाँ कॉम्प्रिहेंशन के ही है। पठन बोध गम्यता से बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, बहुत डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ इतनी टेढ़ी खीर है कि इस एग्जाम को पास करने में सबसे बड़ी बाधा यही है, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल यही है। ऐसा मैंने पाया है अपने छात्रों में। लेकिन बहुत ही ज्यादा अटपटी सी बात यहाँ ये है कि कहने को तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पठन बोध को बहुत कठिन माना जाता है, लेकिन वास्तव में अगर हमने पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों को ध्यान से प्रैक्टिस किया है, देखा है, समझा है और अपने सारे क्लासेस को सीरियसली अटेंड किया है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पास होना भी उतना ही सरल है जितना किसी भी और सब्जेक्ट में। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा भ्रामक है, लेकिन बहुत आसानी से आप इसे पार कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने ध्यान पूर्वक इसकी तैयारी क्यों ना की हो। और इसीलिए इस कक्षा का यहाँ ऑर्गेनाइजेशन भी किया गया है, सो दैट जितने भी आपके मन में डाउट्स हैं, मिथ्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके, हम उन्हें यहाँ तोड़ सकें। तो चलिए, अब क्योंकि अधिकतर छात्र जुड़ चुके हैं, शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा की मुख्य एजेंडा के साथ, जो है क्या होता है सीसैट, और फिर इस सीसैट में पूछे जाने वाला ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पठन बोध आखिर है क्या, किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं समझते हुए कि आखिर ये सी सैट परीक्षा किस प्रकार की होती है, इसका स्ट्रक्चर, इसका ढांचा कैसा होता है। तो ये हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का हर एक स्टेप, फिर चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, चाहे वो आपकी मुख्य परीक्षा हो या आपका इंटरव्यू हो, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुख्य परीक्षा तक पहुंचने के लिए प्रीलिम्स में भी आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला होता है आपका जीएस पेपर 1 अर्थात सामान्य ज्ञान पेपर फर्स्ट। ठीक है, इसके नंबर आपके फाइनल स्कोर में जोड़े जाते हैं। लेकिन इसी प्रीलिम्स परीक्षा में एक और पेपर होता है जिसे हम बुलाते हैं जीएस पेपर 2 अर्थात सामान्य ज्ञान पेपर द्वितीय, और इसी को सीसैट भी कहलाया जाता है, अर्थात सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट।
क्यों इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है? क्योंकि इस पूरे पेपर का लक्ष्य या उद्देश्य यही है कि अभ्यर्थी को कितनी तार्किक क्षमता है, अभ्यर्थी कितना सोच सकता है, कितना एनालाइज कर सकता है, कितना तर्क इस्तेमाल करके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। यहाँ विशेष रूप से आपकी हिंदी या अंग्रेजी के ज्ञान को नहीं परखा जाता, यहाँ आपके जनरल नॉलेज को नहीं परखा जाता, बस परखा जाता है कि आप कितना अप्रोप्रिएटली या कितने सही और कितने सटीक तरीके से अपने तर्क का इस्तेमाल करना जानते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। हम इसी पेपर के बारे में यहां बात करने वाले हैं, सी सैट यानी जीएस पेपर टू प्रीलिम्स। अच्छा, एक बात और, वैसे तो ये पेपर अनिवार्य है, अर्थात कंपलसरी है। कंपलसरी और अनिवार्य का मतलब होता है इस पेपर को पास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये पेपर अर्हक भी है। अर्हक का मतलब है कि ये पेपर क्वालिफाइंग है, यानी इस पेपर में जो भी नंबर आप प्राप्त करेंगे वो आपके फाइनल स्कोर में नहीं जोड़े जाएंगे, नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, यानी सी सैट में जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे ये आपके फाइनल रैंकिंग में नहीं जोड़े जाते, लेकिन फिर भी क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी ये एक कंपलसरी यानी अनिवार्य पेपर है। इसको पास करना आपके लिए मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। क्योंकि अगर इसको पास नहीं कर सके, अगर इस पेपर में पास नहीं हो पाए, तो प्रॉब्लम यह है कि आपको मुख्य परीक्षा नहीं देने दी जाएगी, फिर आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ सकते, अर्थात आपका पूरा अटेम्प्ट दुर्भाग्यपूर्ण वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टॉप करने की नहीं, लेकिन हाँ, पास होने की आवश्यकता तो है। ठीक है, तो इसीलिए जीएस पेपर टू यानी सी सैट की विशेषता यह है कि आपको इसमें न्यूनतम नंबर प्राप्त करने हैं, पर पास होना है। अगर मिनिमम या न्यूनतम नंबर नहीं लाए तो आप जानते हैं क्या होगा, अटेम्प्ट ही वेस्ट हो जाएगा। और इसीलिए शायद हर वर्ष 10 से 15% यूपीएससी के अभ्यर्थी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण सी सैट के कारण। ऐसा मानते हैं कि सी सैट की तैयारी नहीं करी बच्चों ने, कोई इसको सीरियसली लेता नहीं है, कोई इतना घबरा जाता है कि आउट ऑफ नर्वसनेस, घबराहट के कारण गलत सलत कर देता है। कोई समझता है कि नहीं, क्योंकि ये तार्किक परीक्षा है, तर्क के इस्तेमाल की परीक्षा है, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो किस्मत की बात है। ऐसा नहीं है, चाहे परीक्षा तर्क पे आधारित है, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो हर साल एक ही पैटर्न पे आते हैं, सेम पैटर्न पे। तो इसीलिए पेपर के पैटर्न को समझ के खुद को इसके प्रति रेडी करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वरना 10 से प्रतिशत बच्चे हर वर्ष फेल हो रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए सी सैट को बहुत सीरियसली लीजिए। ठीक बात। अच्छा, इसके साथ तो चलिए और डिटेल में अब समझें कि फिर सी सैट में क्या आता है, किस प्रकार का पेपर है, कितने नंबरों का है, कितने घंटे का है। आइए इसको समझते हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 जिसके अंक जोड़े जाएंगे फाइनल में, एक जीएस पेपर 2 जिसको सी सैट बुलाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके पेपर फाइनल में नहीं जोड़े जाएंगे, इसके नंबर नहीं जुड़ते फाइनल में, लेकिन ये कंपलसरी है, इसमें पास होना अनिवार्य है। कितने नंबर का आता है सी सैट? तो सी सैट आपका 200 अंकों का आता है, अर्थात 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर है। इस 200 मार्क्स में से, क्योंकि ये पेपर कंपलसरी है, अनिवार्य है, आपको न्यूनतम लाने पड़ेंगे 66 अंक, 66 नंबर आपको प्राप्त करना अनिवार्य है, ये न्यूनतम अंक है। मिनिमम 66 नंबर इसमें लाने हैं आउट ऑफ टोटल 200 पास होने के लिए। ठीक है, इससे कम आए तो आप जानते हैं फिर क्या होगा, अटेम्प्ट बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्वालिफाइंग पेपर माना जाता है, लेकिन कंपलसरी है। तो 66 लाने हैं 200 में से, आपको पेपर के लिए दिए जाएंगे 2 घंटे, 2 घंटों का आपको टोटल टाइम दिया जाएगा इस पेपर को पास करने के लिए। और सबसे ज्यादा ध्यानपूर्वक समझने की बात यह है कि यहां
टोटल पूछे जाते हैं आपसे 80 प्रश्न, अर्थात 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सीसैट में। हाँ, जीएस पेपर 1 पहले होगा, सीसैट उसके बाद होगा। ठीक है? नहीं, सीसैट में टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 80 प्रश्नों को 200 अंक दिए गए हैं। 200 में से आपको लाने हैं 66 यानी 66 नंबर पास होने के लिए, और पास होना महत्वपूर्ण है। समय दिया जाएगा 2 घंटे। ठीक है। अब एक बात और, अगर टोटल 80 क्वेश्चंस हैं और टोटल मार्क्स 200 हैं, तो यानी लगभग हर क्वेश्चन यहां 2.5 अंक का है। 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन यहां होगा। और सबसे ध्यान से सुनने वाली बात कि यहां नेगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात हर गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। 0.83 मार्क्स आपके कटेंगे पर गलत उत्तर। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे मनगढ़ंत उत्तर देना, तुक्के मारना, गेस वर्क करना, ऐसे ही कैजुअली बहुत ही ज्यादा बिना सोचे समझे उत्तर देना सही नहीं है। क्योंकि 3 से 4 प्रश्न गलत हो गए तो अच्छे खासे नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि हर प्रश्न के 2.5 अंक हैं, परंतु हर गलत उत्तर के 0.83 मार्क्स कट जाते हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सब समझते हुए आपको फिर भी 66 लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 80 2 घंटे के अंदर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, हाँ। अब मैं आपकी समस्या समझती हूँ। जो बच्चे कहते हैं सी सैट में कॉम्प्रिहेंशन सबसे गंदा है, सबसे बुरा है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है, कुछ समझ में नहीं आता, क्या सवाल है, क्या ऑप्शंस हैं। उत्तर भी सही उत्तर जानने के बाद भी कई बच्चे कहते हैं हमें अभी भी समझ में नहीं आया कि ये सही उत्तर है ही क्यों। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए क्योंकि कभी तरकीब के हिसाब से तैयारी करी ही नहीं। इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कभी समझ में आया ही नहीं किसी को कि कॉम्प्रिहेंशन किस चिड़िया का नाम है। आखिर करना क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में? वही पुरानी स्कूल वाली सोच लेके चल रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब प्रश्न आएंगे और उत्तर दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ जो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ये अंग्रेजी और हिंदी से उनका कोई संबंध नहीं है। ये रीजनिंग का पार्ट माने जाते हैं। ये आपकी तार्किक क्षमता को जांचने के लिए दी गए हैं, इसीलिए इनको वर्बल रीजनिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें ना हिंदी अच्छी चाहिए ना अंग्रेजी अच्छी चाहिए, बस एनालिटिकल स्किल चाहिए, तार्किक क्षमता सटीक होनी चाहिए। कैसे? उसी के लिए लेक्चर है कि मैं आपको ये चीज सिखा सकूं। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब उन बच्चों को खास तौर से मैं संबोधित करना चाहती हूँ, उन स्टूडेंट्स को संबोधित करना चाहती हूँ जो ये पूछते हैं, और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एक बात बताइए, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके इतनी हाय तौबा काटी जा रही है, अगर पठन बोध गम्यता वाकई में इतना दर्दनाक है, तो छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों करे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? अरे सीसैट तो एक बहुत ज्यादा व्यापक किस्म का पेपर है, बड़ा ही ब्रॉड एग्जाम है। 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 80 क्वेश्चन में मैथ्स भी आती है, टाइम स्पीड क्वेश्चंस, और आपके कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, और आपके ये और क्या कहते हैं एरिया पेरीमीटर वाले क्वेश्चन, और आपके एजेस वाले क्वेश्चन। फिर बच्चे कहते हैं रीजनिंग भी तो आती है, डेटा वाले क्वेश्चन भी तो आते हैं, डेटा वाले क्वेश्चन के साथ असर्शन और रीजनिंग भी तो आता है। तो फिर क्यों करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? क्या जरूरत है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इतना दिमाग खराब करने की? हम मैथ्स पढ़ेंगे, हम रीजनिंग करेंगे, हम असर्शन रीजनिंग के ऊपर सवाल हल करके आएंगे। डेटा के सवाल तो बड़े आसान है, हम डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। हम क्यों अपना जो है खून जलाएं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे? क्यों जलाएं? जलाना पड़ेगा। क्यों जलाना पड़ेगा? आइए बताती हूँ।
तो ये विशेष उन बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनको इतना डर लगता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कि इतना चिढ़ जाते हैं, कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हम मैथ्स और रीजनिंग करके पास हो जाएंगे। तो बच्चे, आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन चाहे इस सीसैट में मैथ्स आती हो, चाहे रीजनिंग आती हो, चाहे डेटा के आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हो, लेकिन क्या करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बड़ा भयानक दबदबा है यहाँ। पठन बोध गम्यता का बहुत जोर चलता है इस पेपर में, तो कैसे छोड़ के चले जाएंगे। पठन बोध गम्यता का मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अभी समझाऊंगी डिटेल। ये तो उनके लिए है जो कहते हैं नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मेरे कितना भी समझाने के बाद कन्विंस नहीं होते, मानते ही नहीं, कहते नहीं बहुत डर लगता है कॉम्प्रिहेंशन से। तभी तो बैठी हूं मैं यहाँ पे, 4 दिन आपके साथ क्यों बिताने वाली हूँ, इसीलिए। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, तो कैसे छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, खुद देखिए, 2023 टोटल 80 क्वेश्चंस में से 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2022 27, 2021 26, 2020 25, 2019 30, 2017 30, 2014 32। तो अगर इतने सारे क्वेश्चंस 80 में से लगभग 27 से लेके 32 क्वेश्चंस अगर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आ रहे हैं, तो भी क्या आप यही कहेंगे कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के चले जाएंगे? क्या ऐसा करना सही रहेगा? हाँ, इसमें करीब 26 आए थे। क्या ऐसा करना सही रहेगा? ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा। ये इसलिए रिस्की हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं होता। फिर दूसरी बात यह है कि मैथ्स के क्वेश्चंस आते भी अच्छे खासे मुश्किल है। हाँ, डेटा पे आधारित क्वेश्चन सरल होते हैं, रीजनिंग के भी सरल होते हैं, लेकिन मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन तो मुश्किल है। तो इसीलिए मैं उन बच्चों से नहीं, मैं डरा नहीं रही हूँ आपको। मैं उन बच्चों से विशेष रूप से ये विनती करना चाहती हूँ जो कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ने की बात करते हैं कि छोड़िए कुछ भी मत, छोड़िए कुछ भी मत। जिन बच्चों को मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, जिनको मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनसे भी मेरी यही विनती है कि मुश्किल वाले टॉपिक्स छोड़ के सरल वाले टॉपिक्स तैयार करो, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्पीड डिस्टेंस टाइम, प्रॉफिट लॉस। ऐसे ही डेटा पे कोई क्वेश्चन मत छोड़ो, डेटा की तैयारी सबसे अच्छे से करो, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन सबसे इजी है। ऐसे ही टाइम, क्लॉक और कैलेंडर वाले क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करो, बहुत सरल है। और ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी अपनी तैयारी पुख्ता करके जाइए। क्यों मैं ये बात कह रही हूं? मैं इसलिए कह रही हूं कि चाहे आप कितना भी अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तैयार कर लेंगे, तो भी अगर आपके पास 32 प्रश्न आते हैं, तो 32 में से 32 बहुत कम बच्चे सरल सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते। मान के ये चलेंगे कि अगर हमारी कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी स्ट्रांग है, पुख्ता है, तो भी अगर हमारे 32 प्रश्न आ गए कॉम्प्रिहेंशन में से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से, तो भी हम इसमें से सिर्फ 15 या 16 ही सही करके आ पाएंगे, ये मान के चलना है। तो इसीलिए कुछ भी छोड़ना ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, अपनी तैयारी पूरी रखें। उसके बाद देखते हैं कितने हम सरल सही सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सटीक होने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि गलत प्रश्न पे, आपको पता है, गलत उत्तर देते ही नंबर कट जाएंगे, और इसीलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बचा सकता है अगर मैथ्स बहुत मुश्किल आए भी तो भी। ठीक बात है। तो इसीलिए 100 बात की एक बात, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और क्योंकि मैथ्स का लेवल यहाँ पे अच्छा खासा आता है, 11 12 के स्टैंडर्ड का आ जाता है, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन मत छोड़िए। हर वर्ष 80 क्वेश्चंस में से मिनिमम 27 से 30 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन पे आएंगे ही आएंगे, तो इसीलिए इसकी तैयारी जरूर करेंगे, ठीक है। इतनी तैयारी के बाद लोगों के सिर्फ 15 से 16 सही हो पाते हैं कॉम्प्रिहेंशन, तो इसीलिए आप समझ जाएं कि तैयारी की कितनी जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल।
कुछ कुछ क्वेश्चंस आसानी से 11th-12th लेवल के लगते हैं। जब मैं उन पेपर्स एनालाइज करती हूँ तो हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है, नंबर सीरीज हो चाहे आपका प्रॉफिट लॉस हो, इजीली 11th-12th के आ जाते हैं। कहते वो 10th स्टैंडर्ड के हैं, बट मोस्ट क्वेश्चंस, अधिकतर प्रश्न जो है 10th स्टैंडर्ड से कहीं ज्यादा और कठिन लगते हैं देखने में, ऐसा पाया गया है। तो इसीलिए अपनी तरफ से होशियारी बरतने में कोई बुराई नहीं है। जब हमारी तैयारी पुख्ता हो तो हमें किस बात का डर है, ठीक है। आप जानते हैं कि यह एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। यहां आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अर्थात एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न। यानी एक प्रश्न और उसके बाद होंगे आपके पास 4 विकल्प, जिसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। हर सही उत्तर के 2.5 नंबर, हर गलत उत्तर के नेगेटिव नंबर। ठीक बात है? ठीक है। अगर यहां तक सब कन्विंस्ड है तो अब आगे बढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ, पठन बोधगम्यता के साथ। कोई डर, कोई परेशानी, कोई सवाल जरूर पूछिए। अब तक हमने कोई ऐसी भारी भरकम बात नहीं की है, बस इतनी बात की है कि सी सैट में आएंगे टोटल 80 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स कितने आएंगे? 200। आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 66 आउट ऑफ 200। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग, यस, कितने? 0.83 नंबर कट जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के। समय 2 घंटा। सीसैट में क्या पूछा जाएगा? क्या क्या पूछेंगे हमसे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टॉपिक क्या है, किस पे आएगा? बहुत सारे सवाल आएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, तार्किक क्षमता, डेटा इंटरप्रिटेशन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें से मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मिक्स क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक बस इतनी बात हुई, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम इन 4 दिनों में, शुरुआत आज से होती है, 28, 29, 30, 31, आज 28 है, आज हमारा पहला क्लास है। हम बात करेंगे सी सैट के उस टॉपिक की या सी सैट के उस खंड की जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किलें बच्चों को हो रही हैं, हर साल हो रही हैं, जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं हमारे अभ्यर्थी। तो इसीलिए आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अर्थात पठन बोध, पठन बोध गम्यता, ठीक है। पेपर 2 मीडियम में होता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पठन बोध अंग्रेजी में होगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में होगा। ठीक बात है, तो शुरू किया जाए, करें शुरू। कोई और डाउट? क्लास कल भी है, परसों भी है, नरसों भी है, और कोई डाउट? तो सबसे पहले अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यहां से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। सबसे पहले सीसैट की परीक्षा की तैयारी करने से पहले नहीं, जानना ये है, क्या है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? क्या होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हिंदी में पठन बोधगम्यता कहा जाता है? क्या होता है पठन बोधगम्यता? इसका सबसे सरल उत्तर ये है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सुबह सुबह अपने कॉलेज, अपने स्कूल या अपने ऑफिस के लिए घर से निकले, आप देखते हैं दूर बहुत शोर शराबा हो रहा है, सड़क के दूसरी तरफ बहुत सारे लोग, अच्छी खासी भीड़ वहां जमा हुई है, काफी लोग हैं, शोर शराबा है, लोग चिल्ला रहे हैं। अब क्या, आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होती है ये सब देख के? हाँ, हिंदी में आएगा, यस। आपके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी ये सब देख के? सबसे पहली प्रतिक्रिया ये होगी, यहाँ क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई रैली या कोई धरना हो रहा है, कोई हादसा हो गया है, किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई, कोई जख्मी तो नहीं हो गया, कोई जादू का शो चल रहा है, क्या हो गया है यहाँ? इसी प्रकार के प्रश्न जानते हैं, जानने की इच्छा, जागरूकता, एक अजीब तरीके की उत्सुकता जागती है मन में कि यहाँ क्या हुआ है,
जब आपके दिल में किसी भी चीज के प्रति उत्सुकता आती है, तो आप, बिल्कुल स्वाभाविक बात है, उस चीज के उत्तर ढूंढने के प्रयास करते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे वहां पे भी। एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई जादुई शो तो नहीं है, कोई सड़क में कोई ड्रामा तो नहीं हो रहा, किसी को चोट चाट आ गई है, झगड़ा प्रसाद हो गया है, आंदोलन हो गया है, धरना हो गया है, ये सारे विकल्प हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लॉजिकल विकल्प आप समझने की कोशिश करते हैं। आप और ध्यान से देखते हैं, आप देखते हैं एम्बुलेंस तो नहीं आई, पुलिस तो नहीं आई, मारपीट तो नहीं है, और फिर आप समझते हैं अच्छा अच्छा कोई गिर गया था, लोगों ने मिलकर उसे संभाल दिया, बात खत्म। आपको अपने उत्सुकता के हिसाब से कोई ना कोई लॉजिकल उत्तर मिल ही जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन करना, अर्थात बोध गम्यता करना। ठीक बात है। ऐसे ही मैं कहती हूं, अगर आप रात को लेट नाइट अपने ऑफिस में बिजी हो गए, या अपने दोस्त के घर में हैं, आपके घर से फोन आता है, ठीक है, आप देखते हो आपके घर से 10 मिस्ड कॉल हैं, आपके दिल में क्या आता है, क्या प्रतिक्रिया होती है? एक बहुत अजीब सी घबराहट होती है, क्या हो गया? मैं तो बता के आई थी, या मैं तो बता के आया था कि आज लेट हो जाएगी। किसी को तकलीफ हो गई, कोई बीमार पड़ गया है, कोई मेहमान आ गए, घर में चोरी तो नहीं हो गई, हाँ, या माता पिता बहुत नाराज हैं, पिटाई का समय आ गया, डांट पड़ेगी, क्या क्या हो गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गई, किसी को नेगेटिव चीजें आएंगी, किसी के मन में थोड़ा सकारात्मक विचार आएंगे, कोई आ गया होगा, मेहमान आ गए होंगे, हमारी चिंता हो रही होगी। तो आप सारे संभव प्रयास करेंगे, सारे संभव, बहुत कम समय में सोचने के कि आखिर क्या हुआ होगा। तो ये जो हम सोचने की कोशिश करते हैं ना, क्या हुआ होगा, what must have happened, इसी को कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। यानी कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किसी भी दिक्कत को, किसी भी सामने आई मुसीबत को, किसी भी परिस्थिति को समझने का प्रयास करना, समझने की कोशिश कर। एक छोटी से सरल रूप में बताऊं तो, गाड़ी से जाते वक्त, मोटरसाइकिल से जाते वक्त, आप देखते हैं सड़क में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, एक विज्ञापन लगा है, उसको पढ़ के समझना कि विज्ञापन किस बारे में है, ठीक है। ऐसे ही कहीं पर माइलस्टोन लिखा है कि हो सकता है आप जहां जा रहे हो वो शहर अब 10 किलोमीटर दूर है, उसको पढ़ के समझना। रोज समाचार पत्र पढ़ना, समझने की कोशिश करना ये क्या कह रहा है। व्हाट्सएप के मैसेज, फेसबुक के मैसेज, ट्वीट्स, इंस्टाग्राम के रील्स, आप जो भी देख रहे हैं अपनी आंखों से, जो भी सुन रहे हैं अपने कानों से, न्यूज हो चाहे इस लेक्चर में मेरी बातें हो, ये सब सुन के या कुछ भी पढ़ के समझने की कोशिश करना, इसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। यानी कॉम्प्रिहेंशन वो चीज है जो हम दिन रात करते हैं, जब हम सो रहे होते हैं उसके अलावा, जागते समय, हर समय हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप मुझे सुन के समझ रहे हैं, दिस इज ऑडियो कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन ये सब कॉम्प्रिहेंशन है जो एक इंसान दिन रात करता है, जो एक छोटा पैदा हुआ बच्चा भी करता है जब वो अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश करता है। तो इस समझने का प्रयास करना इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। और जब ये चीज पढ़ के की जाए तो उसे कहा जाता है पठन बोधगम्यता, अर्थात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। न्यूज़पेपर पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ना, न्यूज पढ़ना, पैम्फलेट पढ़ना, विज्ञापन पढ़ना, ये सब कहलाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी जो भी पढ़ा है उसमें क्या समझा है, जो भी सामने लिखा है उसको क्या समझ में आया, उसमें से दिमाग में क्या समझ में आ रहा है, क्या लॉजिक बन रहा है, उसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपनी रोजमर्रा की लाइफ में नहीं करते, हम अपने दैनिक जीवन में सोते जागते हर समय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। बस फर्क इतना है कि जब बात सीसैट की होती है, जब बात सीसैट की होती है तो यहां आपको पैराग्राफ यानी परिच्छेद दिए जाते हैं। पैराग्राफ, कोई भी लिखा गया परिचय। हाँ, अगर कोई सपना देखा, उठ के उसको समझने की कोशिश करा तो वो स्वप्न का कॉम्प्रिहेंशन हो गया। कोई भी चीज क्यों ना हो, चाहे कोई गैजेट हो जिसकी टेक्नोलॉजी समझ में ना आ रही हो, या चाहे मैं इस पेन को यहाँ खोल दूं देखने के लिए कि आखिर ये डिजिटली चलता कैसे है, वो भी कॉम्प्रिहेंशन है। समझने की कोशिश करने का मतलब ही कॉम्प्रिहेंशन। इंसान का दिमाग बना ही कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए है। तभी तो ये होता है कि सड़क में कहीं पर अगर खुदाई का काम चल रहा हो तो डेंजर का साइन बना है, वो कोई बता नहीं रहा है कि आगे डेंजर है, आपने साइन देखा और आप समझ गए। क्या किया आपने? कॉम्प्रिहेंशन ही तो किया है ना?
दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। रेड लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट जल रही है, वाहन चालू हो जाते हैं या वाहन रुक जाते हैं, क्या कर रहे हैं वो, कौन बता रहा है उनको, कोई नहीं बता रहा। वो साइन देख के कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं, बोध कर रहे हैं। तो बोध का मतलब ही होता है समझना। तो दिस इज ऑल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देख के या सुन के समझना कॉम्प्रिहेंशन होता है, जो मैं और आप हर समय करते हैं। ठीक है। सी सैट में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक परिच्छेद आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, कई सारे परिच्छेद दिए जाएंगे। यूं मान के चलें कि हर साल सी सैट की परीक्षा में आपके पास तकरीबन 18 से 19 परिच्छेद आते हैं, 18 से 19 पैसेज आते हैं। गौर करने वाली बात है कि ये लंबे चौड़े नहीं होते, ये बहुत छोटे छोटे पैसेज होते हैं। सी सैट में बहुत छोटे छोटे पैसेज आते हैं, पैसेज की लंबाई बहुत छोटी रहती है, छोटे छोटे परिच्छेद, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, मैक्सिमम 6 लाइन। बस हमें क्या करना है, जैसा मैंने कहा, बोध करना है, कॉम्प्रिहेंशन करना है। आपके सामने जो परिच्छेद लिखा है, आपको उसको बहुत ध्यान से पढ़ के, कैसे पढ़ के, बहुत ध्यान से पढ़ के, कैसे पढ़ के, बहुत ज्यादा ही ध्यान से पढ़ के देखना है कि इसमें क्या प्रश्न पूछा गया। प्रश्न देखने के, पढ़ने के बाद आपको 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है इस परिच्छेद के बारे में। ठीक है। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न परिच्छेद के बारे में ही होगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न बाहर से होगा और परिच्छेद कुछ और बात कर रहा होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि परिच्छेद बात कर रहा है जलवायु परिवर्तन की और प्रश्न है महिला सशक्तिकरण पर। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर परिच्छेद बात कर रहा है आपके इजराइल पैलेस्तीन युद्ध की, अगर परिच्छेद इस पे है तो प्रश्न चीन पर। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रश्न हमेशा प्रासंगिक होगा, प्रासंगिक, कॉन्टेक्स्चुअल। जैसा पैसेज बिल्कुल हूबहू उसी पे बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये कोई गारंटी वारंटी नहीं है कि पहली लाइन से आएगा क्वेश्चन या आखिरी लाइन से आएगा या मध्य से आएगा, ऐसा कुछ नहीं। पैसेज पे कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन पैसेज पे ही आएगा, ये गारंटी तो है। ठीक है। क्वेश्चन के बाद दिए जाएंगे 4 विकल्प, ए बी सी डी। आप ध्यान से विकल्पों को देखेंगे और फिर चूज करेंगे कि कौन सा विकल्प परिच्छेद के अनुसार, बताइए क्या चूज करेंगे, आप बताइए कौन सा विकल्प परिच्छेद के अनुसार क्या है, बताइए कौन सा विकल्प परिच्छेद के अनुसार। नहीं, यही तो गड़बड़ है। नहीं, 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 हमें सही विकल्प नहीं ढूंढना है। यही तो सी सैट का सबसे बड़ा राज है। सही आंसर नहीं ढूंढना है। वेरी गुड। हमें ढूंढना है कौन सा आंसर, सटीक आंसर। यस, हमें सही आंसर नहीं ढूंढना है, ढूंढना ही नहीं है। कभी सीसैट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप हमें करेक्ट आंसर बताओ, आप हमें सही आंसर बताओ, कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि यहाँ खेल सही गलत का तो है ही नहीं। तभी तो बच्चे इतना डरते हैं इस कॉम्प्रिहेंशन से। ये बात बच्चे समझते ही नहीं। बहुत सारे बच्चे क्लासेस लेते ही नहीं, बहुत सारे बच्चे इसको सीरियसली समझते ही नहीं। यहाँ पे सही आंसर नहीं ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है प्रासंगिक आंसर, परिच्छेद के अनुसार सबसे सटीक आंसर। यानी जो भी विकल्प परिच्छेद से सबसे ज्यादा मैच करता हो, जैसा किसी बच्चे ने कहा भी है, मैच करता, परिच्छेद से सबसे ज्यादा मिलता जुलता हो, वही सही होगा। सी सैट में आप देखेंगे अधिकतर बार ऐसा होता है कि एक प्रश्न के सारे आंसर सही होते हैं। तब कोई क्या करेगा, ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन सी भी सही और ऑप्शन डी भी सही। ये क्या हो गया, सारे ऑप्शन कैसे सही हो सकते हैं, होते हैं। यही तो सी सैट की खूबी है। सारे ऑप्शन सही होते हैं, कई बार 2 सही, कई बार 3 सही। पढ़ने वाला कभी नहीं कह सकता कि इनमें से एक भी गलत है। तो बच्चा क्या करे, तो बच्चा ये करे कि इस बात को समझे कि हमको सही आंसर नहीं ढूंढना है, हमको परिच्छेद से सबसे ज्यादा मैचिंग और सबसे ज्यादा प्रासंगिक उत्तर चुनना है और सबसे ज्यादा सटीक उत्तर चुनना है। ठीक है। सही की जरूरत नहीं है,
सबसे ज्यादा परिच्छेद से मैचिंग, सटीक और प्रासंगिक उत्तर की जरूरत होती है। इसीलिए ये इतना मुश्किल है। यहाँ सही गलत का कोई खेल नहीं है। अब आज से शुरू होके 31 तारीख तक जब तक मैं आपके साथ जुड़ी हूँ इन लेक्चर्स के थ्रू, मैं हर रोज आपसे 4 बार ये बात पूछूंगी कि बताइए हमें सही आंसर देना है। और आपको हर बार, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके दिमाग में ये बात बस जाए, रट जाए कि नहीं, सही उत्तर नहीं देना है, सटीक और प्रासंगिक उत्तर देना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये करना है हमको। ऐसा होता है, 1000 बार ऐसा होगा कि आपको एक से अधिक उत्तर सही लगेगा, आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या है, दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो वहां पर फिर तरकीब काम आएगी। तरकीब कौन सी है, वो तो अभी हमने सीखी ही नहीं। इस लेक्चर के लिए तभी तो आई हूं आपके पास। आपको यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पर हम सिखाते हैं अपने बच्चों को 4 सुनहरे नियम, 4 गोल्डन रूल्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के। इसीलिए बनाए गए हैं ये रूल्स। पिछले 10 साल के, 12 साल के पेपरों को ध्यान से पढ़ के, 1000 बार हल करके, समझ के, दिमाग भिड़ा के, अपने दिमाग का तेल निकाल के ये 4 रूल्स हमने यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। सिर्फ सीसैट से नहीं, हमने कैट को भी पढ़ा। कैट जो एमबीए का एग्जाम है, उसके पैसेजेस भी हमने निकाले, उसको भी ध्यान से सॉल्व किया और फिर टीचर्स ने मिलके ये 4 रूल्स आपके लिए यहाँ निकाले। इससे बहुत सरल हो जाएगा आपको कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, किसका, सीसैट का। ठीक है, तो ये रूल्स का थोड़ा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखिए, सही नहीं, मैचिंग और सटीक और प्रासंगिक उत्तर की तलाश आपको होनी चाहिए। समझ में आया? तो सीसैट परीक्षा में आपको क्या करना है, पठन बोध। पठन बोध का मतलब जो सामने है उसको समझने का प्रयास। ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना बाहर की बात सोची, ना पुरानी बात सोची, ना भविष्य की बात सोची। कान नाक बंद, सारा फोकस पैसेज पर। जो पैसेज में कहा गया है उत्तर उसी में होगा, आंसर भी वही है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। अधिकतर बच्चों को इस बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमी है, बहुत ज्यादा मिथ्या है। बच्चे समझते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो हम आंसर देंगे वो अपने करंट अफेयर्स की नॉलेज से दे सकते हैं, अपने सामान्य ज्ञान से देते हैं। ऐसा समझते हैं कि अगर हमें नॉलेज ज्यादा है तो हम ज्यादा अच्छा करेंगे कॉम्प्रिहेंशन में। ये बिल्कुल गलत सोच है। आपने 4 बार भी पीएचडी की हो ना अलग अलग सब्जेक्ट में, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छा कर पाएंगे, कोई गारंटी नहीं। दुनिया का सबसे विद्वान आदमी भी अगर सीसैट का कॉम्प्रिहेंशन करने बैठ जाए और अगर ये सोचे कि मैं विद्वान हूं और मैं अच्छा करूंगा, तो वो भी फेल हो जाएगा। क्योंकि यहां पर आपका ज्ञान देखा जाता ही नहीं। आपको कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, यहाँ कुछ वैल्यू नहीं है। यहाँ वैल्यू बस एक चीज की है कि आपने कितने ध्यान से पैसेज को देखा है और कितने तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से इन 4 गोल्डन नियमों को समझा है। जिसने ये किया उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ये नहीं समझ सका वो एक भी पैसेज ठीक नहीं कर पाएगा, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही है पैसेज को समझना, बाहर से कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज की कोई बात नहीं। जब आप सीसैट का एग्जाम देने बैठेंगे तो प्लीज अपने जीएस पेपर 1 को, अपने मेंस को, अपने इंटरव्यू को, अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने ऑप्शनल को भुला के बैठिएगा, सबको दिमाग से निकाल के बैठिएगा। सिर्फ एक फ्रेश माइंड से बैठिएगा, एक साफ माइंड से, क्लीन माइंड से बैठना है। क्योंकि यहाँ नॉलेज का कोई काम नहीं, यहाँ काम है अलर्ट होने का और ध्यान से क्वेश्चन को समझने का। इट हैज नथिंग टू डू विद आपको कितना नॉलेज है, कोई फायदा नहीं। होने दो लाख नॉलेज, यहाँ काम नहीं आएगी। ये सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर। समझ में आई बात? तो इसीलिए यहाँ के कॉम्प्रिहेंशन सेगमेंट में आपको पैसेजेस दिए जाएंगे। कई सारे पैसेजेस हो सकते हैं, 18, 19, 20, और हर पैसेज पे आपको 1, 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी हर पैसेज पे या तो सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा या 2, कभी-कभी 3 भी आ जाते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बहुविकल्पीय प्रश्न, लेकिन होंगे पैसेज पे ही आधारित। ये बात समझ में आई? क्लियर है? क्या सबको समझ में आया पठन बोध गम्यता क्या होता है? कोई डाउट्स है इस बारे में? वेरी गुड। कोई भी डाउट है? बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब तक हमने समझा कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है, कितने कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं पठन बोध से 27 से 32 के बीच। क्या करना है, जितने भी पैसेज है उनको समझ के उन पे आधारित क्वेश्चंस के
सही विकल्प को चुन के उत्तर देना है। ठीक है। अब पठन बोधगम्यता को अच्छे से इसमें सफल होने के लिए एक बच्चे को, एक अभ्यर्थी को क्या करना आना चाहिए? ध्यान से सुनिए। थोड़ा थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक दो नहीं, मैं आपके ऊपर तूफान लाऊंगी पूरे पैसेजेस का। इतने पैसेज लाई हूं कि समेटते हुए भी नहीं सिमटेंगे। चिंता मत करिए, बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम। 3 दिन तक इतना पसीना बहाएंगे पैसेजेस में कि आपके उसके बाद कभी मन नहीं करेगा पैसेजेस करने का। चिंता मत करिए, थोड़ा पेशेंस। क्या एक बच्चे से उम्मीद की जाती है? क्या आना चाहिए एक अभ्यर्थी को कॉम्प्रिहेंशन में सक्सेसफुल होने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, अब इस बात को ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। इस समय बच्चे ध्यान से नहीं सुनते और फिर आगे परेशान हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले, दिए गए परिच्छेद या दिए गए पैसेज के सार को समझना है। सार क्या होता है? सार का मतलब, कभी नींबू निचोड़ा है? नींबू निचोड़ा है कभी? कैसे निचोड़ते हैं नींबू? एक एक बूंद बाहर आ जाती है, पूरा मसल के निचोड़ देते हैं, कुछ नहीं बचता उसमें, सूख जाता है। इसको कहते हैं सार। किसी का रस, मुख्य बात, मर्म, बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, मर्म, जिस्ट, क्रक्स अंग्रेजी में, इसे कहते हैं सार। हमें परिच्छेद के सार को समझने की बहुत जरूरत है। वेरी गुड। निचोड़ को समझने की जरूरत है। किसके? पैसेज के, परिच्छेद के। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं आपसे बताने वाली हूं इस पे बहुत ध्यान से हर बच्चा गौर करे। किसी भी दिए गए पैसेज में, किसी भी दिए गए परिच्छेद में हमेशा दो बातें होती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, दो बातें होती हैं। एक होता है मुख्य विचार, यानी मेन आइडिया, मुख्य विचार, किसी भी पैसेज की मूल बात, बहुत बढ़िया, निचोड़, मेन बात। इसका मतलब होता है कि पैसेज क्यों लिखा गया। अगर कभी आपको पैसेज का सार समझना हो, अगर आप कभी आपको पैसेज का मुख्य विचार समझना हो, तो सबसे पहले प्रश्न खुद से पूछो, ये परिच्छेद लिखा क्यों गया है? ये पैसेज क्यों बनाया गया है? किसी ने भी फालतू में तो नहीं लिखा होगा। किसी भी लिखित चीज के पीछे कोई उद्देश्य तो होगा। लिखने वाले का मन क्या था? लिखने वाले की इच्छा क्या थी? लिखने वाले का उद्देश्य क्या था? उसका उसका हम कह सकते हैं ना, उसका इंटेंशन क्या था? क्या था उसके मन में? ये जो होता है ना, इसको कहते हैं मुख्य विचार, यानी लिखने वाले की इच्छा, लिखने वाले का मुख्य उद्देश्य। परिच्छेद को लिखने के पीछे मुख्य कारण क्या है? क्यों लिखा इसने इस परिच्छेद को? क्या पड़ी थी इसको लिखने की? क्यों लिखा इसने? क्यों लिखा? ये होता है मुख्य विचार। ठीक है। हर परिच्छेद में एक मुख्य विचार तो होता है, यानी लेखक के मन का उद्देश्य, कारण। इसके अलावा हर परिच्छेद में कई सारे अन्य विचार भी होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सपोर्टिंग आइडियाज। क्या कहते हैं? सहायक विचार, सपोर्टिंग आइडियाज। ये कई सारे होते हैं। अन्य विचार कई, कितने भी हो सकते हैं। अन्य विचार का क्या रीजन होता है? अन्य विचार लेखक लिखता है अपने मुख्य विचार को और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपसे एक मुख्य विचार बताऊं, एक आपको एक मुख्य बात बताऊं कि आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा जो है ना, वो धर्म को लेके ही हो रहा है और पैसे को लेके हो रहा है। ये तो है मेरा मुख्य विचार। अब अपनी बात को प्रूफ करने के लिए मैं कितने सारे उदाहरण दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देखिए हमारे देश में ही देख लीजिए, गरीब अमीर में कितना अंतर है। इसराइल पैलेस्तीन देख लीजिए, धर्म के आधार पे कितना बड़ा विश्व युद्ध छिड़ने की कगार पे है। ठीक है। रशिया को ही देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, पैसे के लिए, संसाधनों के लिए कितना ज्यादा जंग छेड़ रहे हैं इधर उधर। यानी मेरी बात साबित होती है कि फ्यूचर जो है हमारा, भविष्य बहुत ही खतरे में लग रहा है। अब अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझें, तो मुख्य कारण क्या है? क्या था मेरी बात का मुख्य कारण? क्यों कहा मैंने ये सब? ये बताने के लिए कि युद्ध और झगड़े के पीछे मुख्य कारण है पैसा और धर्म। लेकिन इसके साथ मैंने कई अन्य बातें भी करी। अन्य बातें, रशिया, यूक्रेन, चीन और ये पैलेस्तीन, इजराइल, भविष्य, ये सब मेरे अन्य विचार थे।
ये सब कम जरूरी थे, बहुत कम इंपॉर्टेंट थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? मेरा मुख्य विचार। मैंने ये बात करी ही क्यों? मेरा कारण, मेरा उद्देश्य क्या था? आपको हाँ, दो बातें बताना, धर्म और पैसा। ये सबसे बड़े आजकल मुद्दे बन गए हैं। तो इसी प्रकार हर परिच्छेद के पीछे एक मुख्य बात होगी, मुख्य विचार, और इसी के साथ कई सारे अन्य विचार भी होंगे। हमेशा ही मुख्य विचार, वो अलग बात है आपको समझाना, लेकिन आपको क्या समझाना? मुख्य विचार जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सी सैट में सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादातर मुख्य विचार पे ही आधारित होके आते हैं कि परिच्छेद का मुख्य विचार क्या है, परिच्छेद का सार क्या है, परिच्छेद के पीछे उद्देश्य क्या है, परिच्छेद का मर्म क्या है, परिच्छेद का निचोड़ क्या है। बहुत ही कम प्रश्न अन्य विचारों में से आते हैं। जिस दिन एक अभ्यर्थी, और ये एकदम से नहीं होता, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रैक्टिस से होता है। जिस दिन कोई अभ्यर्थी मुख्य विचार पहचानना सीख जाता है या जाती है, जिस दिन एक बच्चा ये बता देता है या बता देती है कि इस परिच्छेद को लिखने के पीछे उद्देश्य या कारण क्या था, उस दिन उसको सी सैट के सारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सही सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता, यूपीएससी भी नहीं रोक सकता। बस ये बहुत जरूरी चीज। विचार पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेखक के मन में जो उद्देश्य है वो ही मुख्य विचार होता है। यानी परिच्छेद क्यों लिखा गया, परिच्छेद आपको क्या बताना चाहता है, परिच्छेद के पीछे कारण या उद्देश्य क्या है, जिस दिन ये पहचानना सीख गए, सब हो जाएगा। अन्य विचार ज्यादा जरूरी नहीं होते, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो बहुत सरल होते हैं, क्योंकि अन्य विचार सामने साफ साफ दिख जाते हैं, प्रतिलिखित होते हैं खुलेआम। लेकिन मुख्य विचार छिपा हुआ होता है, उसको निकालना पड़ता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही करना है सी सैट में। यहां सबसे बड़ी चुनौती बच्चे यही है कि पैसेज के पीछे कारण और उद्देश्य को निकालना। समझ में आई बात? तो पहला वाला पॉइंट क्लियर है कि सी सैट की तैयारी करने से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी को क्या पता होना चाहिए? परिच्छेद या लेख के पीछे छिपा हुआ सार। ये छिपा होता है, आपको इसको निकालना है। छिपा हुआ मर्म, छिपा हुआ उद्देश्य, छिपा हुआ कारण, बस। ठीक है, अगला, अगली बात अभी बताते हैं। अगली बात, जब भी, ये बात बहुत ध्यान से सुनना है बच्चे, बहुत ध्यान से, जब भी सीसैट के किसी पैसेज का आंसर दें तो हमेशा याद रखें कि आप जो आंसर देंगे वो सिर्फ और सिर्फ पैसेज पे आधारित होके ही देंगे। अनेक बार, सैकड़ों बार ऐसा पाया गया है कि बच्चे ऑप्शंस देख के घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये वाली बात भूल जाते हैं। मैं तो इतना ज्यादा इस बात को आपके दिमाग में बार बार दोहरा दोहरा के बसाने की कोशिश करती हूं कि मुझसे पढ़ा हुआ कोई बच्चा इस बात को कभी ना भूले। मेरी तो यही हमेशा, एक कहते हैं ना, आप लोगों से ये अपेक्षा रहती है कि ना आप ये बात भूलें कि परिच्छेद के सार को पहचानो, ना ही कोई बच्चा ये बात भूले कि सबसे जरूरी है कि आंसर हमेशा पैसेज पे बेस्ड होके ही देना, कभी भटकना मत। अगर कोई ऑप्शन ऐसी बात कर रहा है जो परिच्छेद में नहीं दी गई है तो वो कभी सही नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, अभी तो नहीं दूंगी, बाद में दूंगी, आएगा, अभी एग्जाम्पल भी आएगा, चिंता मत करो, एग्जाम्पल भी आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि परिच्छेद के बाहर से कुछ नहीं, उत्तर जब भी दे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ बस परिच्छेद के आधार पर ही दे। यानी उत्तर पैसेज में से ही होना चाहिए, बाहर से कुछ नहीं होगा। अपनी जनरल नॉलेज या अपने कॉमन सेंस को घर छोड़ के आई, उसका यहां कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूं यहां सही उत्तर नहीं देना है, परिच्छेद से प्रासंगिक उत्तर देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत धीरे पढ़ते हैं, हम तेजी से नहीं पढ़ पाते, तो क्या हमें प्रॉब्लम हो जाएगी? अगर हमें जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं आता तो क्या हमें प्रॉब्लम हो जाएगी? तो इसका उत्तर यही है कि इस एग्जाम में अगर आप जल्दी पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जल्दी पढ़ते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर पैसेज को समझना ज्यादा जरूरी है, ना कि
जल्दीबाजी में पढ़ना। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगी कि सीसैट के परिच्छेद में जल्दीबाजी नहीं हो सकती। जब तक परिच्छेद को सही तरीके से पूर्ण रूप से ना समझा जाए, तब तक दुनिया का कोई भी इंसान सीसैट का क्वेश्चन हल नहीं कर सकता। लेकिन एक बात और भी है, किसी भी पैसेज को 2 बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पैसेज को बस एक बार पढ़ेंगे। 2 घंटे में हमें काफी सारे क्वेश्चंस हल करने हैं। यानी हमारे पास किसी पैसेज को 2 या 3 बार पढ़ने का टाइम ना होगा, ना हमें ये करना चाहिए। ठीक है, पैसेज को सिर्फ एक बार पढ़ना है। अब आप बोलोगे, अगर पैसेज को एक बार पढ़ा और मैं भूल गया या भूल गई तो? नहीं भूलेंगे, उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगी ना गोल्डन टिप्स या सुनहरी तकनीकें। वो भूल जाइए, उसका टेंशन मत लीजिए। आप मेरी बात ये ध्यान रखें कि पैसेज को बार बार नहीं पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, सच्चाई से पढ़ेंगे, डिवोशन के साथ पढ़ेंगे, ध्यान को भटकाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इज दैट क्लियर? यहां गति जरूरी नहीं है, समझ के पढ़ना ज्यादा जरूरी है। अर्थात ये 3 पॉइंट्स सी सैट का सबसे महत्वपूर्ण, कहते हैं ना जिसको, प्रेपरेशन है कि परिच्छेद के सार को समझिए, उसके पीछे छिपे उद्देश्य को जानिए। दूसरा, बाहर से कोई आंसर नहीं आएगा, सिर्फ पैसेज के आधार पे आंसर देंगे। तीसरा, यहां जनरल नॉलेज का कोई कोई काम नहीं है। और चौथा, चौथा गति से ज्यादा जरूरी है समझ समझ के पढ़ना। धीरे पढ़ो लेकिन एक बार पढ़ो। जल्दीबाजी में पढ़ो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बार बार पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है यहाँ। समझ में आए? अब एक बात और, कुछ बच्चे कहते हैं मैम क्या पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि पहले पैसेज पढ़ना है? तो बेटा गांठ बांध लो, पहले हमेशा पैसेज पढ़ना है। चाहे दुनिया में आपको कोई कोई भी घुट्टी पिला दे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ दावे के साथ कि यूपीएससी की सीसैट परीक्षा में कॉम्प्रिहेंशन में हमेशा पहले पैसेज पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ सकते, पैसेज ही पहले पढ़ा जाएगा, क्वेश्चन उसके बाद पढ़ा जाएगा, ऑप्शन उसके बाद देखे जाएंगे। इस क्रम को कोई नहीं तोड़ सकता, जो तोड़ेगा वो गलत उत्तर देगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है ये बात? एक और प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर 80 में से हर वर्ष तकरीबन 30 प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड होके आते हैं, तो क्या हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करें, मैथ्स और रीजनिंग छोड़ दें? ये मैं कभी नहीं कहती और ना ही कभी फ्यूचर में कहूंगी। हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस एग्जाम का, लेकिन रीजनिंग और डेटा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रहा सवाल मैथ्स का, तो अगर आप उसमें कमजोर हैं तो आसान वाले टॉपिक पढ़ के जाइए, लेकिन छोड़ के कुछ मत जाइए, क्योंकि एग्जाम का लेवल हर साल टफ ही रहता है। 2020 का सबसे कठिन था, 2021 का मॉडरेट था, 22 का मॉडरेट था, 23 का सरल था, काफी सरल था, लेकिन फिर भी लेवल हमेशा मॉडरेट के आसपास ही रहता है। तो छोड़ना गलत होगा। छोड़ने के लिए मैं कभी नहीं कहती, ना मैं आज कहूंगी ना कभी कि कुछ छोड़ दो, नहीं। तैयारी सारे टॉपिक्स की करिए, आपके पास बहुत टाइम। ठीक है? क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है तो आगे बढ़ू, अगर आपकी अनुमति हो। किसी को कोई विशेष दिक्कत, डाउट, समस्या, परेशानी, घबराहट? गुस्सा, नाराजगी, आंदोलनीय आभास? नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऑर्डर बस यही कि पहले पढ़ेंगे पैसेज, फिर देखेंगे क्वेश्चन, और फिर देखेंगे विकल्प यानी ऑप्शंस। चलो जी, अब एक स्टेप आगे बढ़ा जाए। हाँ, अच्छा प्रश्न है। मैक्सिमम कितने पैसेजेस सॉल्व करने चाहिए? तो मैं तो हमेशा यही कहूंगी बेटा कि अगर 30 है तो इनमें से कम 17 करके आओ, और सटीक करके आओ। कोई जरूरत नहीं है इससे ज्यादा करने की, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा इससे ज्यादा करने का। मैं कभी भी हाँ बेटा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, रुक गई है आवाज। मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहती, जबरदस्ती नहीं करती कि अगर 27 पैसेज आए हैं और मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है तो आप सारे 27 करके आओ, कभी नहीं कहती। इट्स नॉट पॉसिबल, मुझे पता है ये नहीं हो सकता। तो अगर 30 आए हैं तो 17 कम से कम करें, 27 आए हैं तो 14 कम से कम करें। इसमें से इतना आप जरूर ट्राई करें कि जितने करें सटीक करें, अच्छे से करें। हाँ, हड़बड़ी में और जल्दबाजी में मत करें। पूरा करा तो बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया है, ये तो विन विन सिचुएशन है।
देखिए, साफ-सी बात है, आने वाले 2024 के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने आज से शुरू होके 31 तारीख पे खत्म होने वाले इन चारों क्लासेस को पूरे ध्यानपूर्वक अटेंड किया है, मतलब एक होता है बच्चे अटेंड करते हैं, अटेंड सभी करते हैं। एक होता है बहुत ही कम बच्चे उनमें से आधे ध्यानपूर्वक अटेंड करते हैं। उनमें से और भी कम बच्चे फिर बातों को सीरियसली सुन के उनको फ़ॉलो करते हैं। तो अगर आपने सारे लेक्चर ध्यान से पढ़े हैं, लिए हैं, अटेंड किए हैं और जो-जो मैंने आपसे विनतियाँ की हैं, रिक्वेस्ट की है, उन सबको फ़ॉलो किया है। तो इसके बाद कभी छूना भी मत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जो मैंने कहा बस उतना करिए और क्लासेस लीजिए, फिर भी सारे कर पाएँगे आप, ये मेरी गारंटी है। कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने की, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर क्लास ध्यान से नहीं लिया या जो-जो रिकमेंडेशन दिए, वो नहीं पूरे किए, तो फिर भगवान भरोसे, फिर मुझे नहीं पता। कोई बात आ जाएगा। अभी आपने तरकीब सीखी है? नहीं। अभी नहीं आ रहा तो आना भी नहीं चाहिए। मैं तो कहती ही हूँ, क्लासेस इसीलिए तो हैं कि हमें नहीं आता है। आता तो क्लास क्यों होता? क्लास लेने की ज़रूरत क्या थी? क्लासेस का महत्व यही तो है कि हम एक नया स्किल सीखें, है ना? किसी को नहीं आता। आपकी बात नहीं है बेटा, किसी को नहीं आता। टीचरों को ही नहीं आता। टीचरों को ही नहीं आता। मैं बता रही हूँ आपको 2020 का जब पेपर हुआ था, आप पूछिए अगर आपके जान-पहचान में कोई टीचर्स हों तो, कितनी समस्या हुई थी। टीचर्स ही परेशान हो गए थे कि बच्चे क्या कर रहे होंगे, बच्चों ने क्या किया होगा आज? हाथ-पैर फूल गए थे पेपर देख के, इतने टफ पैसेजेस थे। इट वाज़ वेरी शॉकिंग। तभी तो ये सब किया फिर, 4 तरकीबें निकाली, गोल्डन टेक्निक और ये प्रैक्टिस और वो प्रैक्टिस क्योंकि समझ में आता है, सबकी आँखें खुली कि हाँ, लेवल बहुत ऊपर जा सकता है पेपर का। बहुत मुश्किल पैसेज भी ये लोग बना के दे सकते हैं, है ना? हाँ, आराम से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2024 में अटेम्प्ट है, बहुत टाइम है आपके पास। मैं तो कह तो रही हूँ लेक्चर तो अभी खत्म हो जाएँगे 3 दिन में। आपने अगर लेक्चर ले लिए और जो मैंने आपसे करने को कहा है, आखिर में रिक्वेस्ट करूँगी वो पूरा कर दिया है, तो मेरी गारंटी है उसके बाद कभी मत पढ़ना पैसेज, आराम से एग्ज़ाम देना, इस सेगमेंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए तो क्लास है, वरना क्लास का क्या फ़ायदा? नहीं, होता है कभी-कभी। सडनली यूपीएससी का काफ़ी अप एंड डाउन रहता है। किसी-किसी साल बड़ा ही ईज़ी मॉडरेट रहता है, कभी एकदम टफ हो जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, लेकिन 2020 का सबसे मुश्किल था। आई थिंक उसके बाद इतना कठिन हमने तो कभी नहीं देखा, नेवर। तो तभी तो मैं कहती हूँ, तैयारी करो 2020 के लेवल की, तो बाकी सब तो खुद ही सरल हो जाएगा। 23 का ही देख लो, बच्चों की ईमेल्स आते हैं भर-भर के, कितना अच्छा लगता है देख के कि मैम बहुत ईज़ी पैसेजेज़ आए थे। इस बार के पैसेजेस तो आसानी से हल हो गए रूल्स लगा के। मैम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। खुशी की बात है, क्यों नहीं होगा? अगर 2020 की तैयारी है उस लेवल की तो 23 तो हलवा था उसके आगे, कुछ था ही नहीं फिर। 22 भी आसान लगा मुझे तो, 21 भी सरल था। तो हमेशा तैयारी करो 2020 के लेवल की एक बेंचमार्क हमारे लिए बन गया है। बाकी सब आराम से होगा। बस टेक्नीक आनी चाहिए और क्लास को सीरियसली लेना है और कुछ करना नहीं। कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, कोई नो नीड। कोई बुक से प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत है, किसी और मॉक पेपर को भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस बताती जाऊँगी जो-जो, वो करते जाइएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लेना। सारे नहीं, पिछले 6 साल के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के अगर पैसेजेस प्रैक्टिस किए हैं, मोर दैन इनफ, मोर दैन इनफ।